नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है यूपीएसआई का और यूपीएसआई के अंतर्गत आपके सिलेबस में दिया गया है केंद्रीय सूचना आयोग। और केंद्रीय सूचना आयोग से इतने क्वेश्चन आना संभावना हर समय रहती है। ठीक है, जैसे ये गठन पूछेगा आपसे, गठन किससे हुआ है? सूचना अधिकार 2005 2005 जो अधिनियम है उसके अंतर्गत इसका गठन हुआ है। दूसरा, इसकी स्थापना हुई है 12 अक्टूबर 2005 को। शपथ जो दिलाता है वो है राष्ट्रपति। जो आयुक्त होंगे वो त्यागपत्र देंगे किसको? वो देंगे राष्ट्रपति को। जो प्रतिवेदन है, कौन? जो केंद्रीय सूचना आयोग है, ये प्रतिवर्ष प्रतिवेदन सौंपे किसको? केंद्र सरकार को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वजाहत हबीबुल्ला, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा आपसे तो उनका नाम क्या है? वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा तो उनका नाम है हीरा लाल समारिया। ठीक है, वर्तमान पूछेगा आपसे अध्यक्ष कौन है तो वो है हीरा लाल समारिया। अगर आपसे प्रथम पूछता है तो वो कौन है? वजाहत हबीबुल्ला। ठीक है, नोडल मंत्रालय किसका है? तो वो है कार्मिक मंत्रालय का अंतर्गत आता है। और इस सूचना आयोग का जो नोडल मंत्रालय है वो है कार्मिक मंत्रालय। वह क्लियर? प्रथम महिला आयुक्त कौन थी? तो वो थी दीपक संधू। इतने क्वेश्चन आपसे वो जनरली पूछता है। ठीक है, अब आगे की बात जो भी है इसके अंदर की धाराएं की, तो जो PYQ है, जो अब तक आपके यूपीएसआई पूछ चुके हैं, उसमें ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। और इसी ध्यान रखना कि जो राष्ट्रपति द्वारा एक समिति होती है, उस समिति के आधार पर या समिति की जो अनुशंसा होती है उसी के आधार पर जो आयुक्त और सदस्यों की इसमें नियुक्ति होती है। करता कौन है? तो वो राष्ट्रपति करता है, परंतु एक समिति की सिफारिश पे करता है। तो समिति में कौन होता है? तो समिति में रखना, समिति का जो अध्यक्ष होगा वो होगा PM। ठीक है, इसमें कौन होगा? समिति में एक होगा लोकसभा का विपक्ष का नेता। वह क्लियर? ठीक है, और तीसरा होगा जो भी PM द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होगा। पर ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि अगर लोकसभा का विपक्ष का नेता नहीं है तो कौन होगा? तो इस कंडीशन में लोकसभा में सबसे बड़े दल का नेता शामिल होगा उसमें। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन डीप पूछ लेता है तो मैं बता दिया आपको, कभी क्वेश्चन आ जाए कि अगर चयन समिति में लोकसभा का विपक्ष नेता नहीं है वर्तमान में तो किसे ज्वाइन किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? जो लोकसभा की सबसे बड़े दल का नेता हो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। हुआ क्लियर? अब हम कर लेते हैं PYQ, यानी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यूपीएसआई में। केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार 2005 के तहत जुर्माना किस पर आरोपित किया? तो ध्यान रखना, केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20, कौन सी धारा? धारा 20 के अंतर्गत जुर्माना जन सूचना अधिकारी पर अधिरोपित किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? जन सूचना अधिकारी। धारा कौन सी है? तो धारा है 20। हुआ क्लियर? यदि आयोग को लगता है कि किसी लोक सूचना अधिकारी ने याचिकाकर्ता को जानबूझकर परेशान किया है या फिर जानकारी नहीं दी है तो उस पर 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे धारा 20, 25,000 और जन सूचना अधिकारी, ये तीनों कंटेंट आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हुआ क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ध्यान रखना, सूचना का अधिकार 2005 में 2 अनुसूचियां हैं। कितनी? 2 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था। यह आयोग जो है 12 अक्टूबर 2005
2005 में ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा खालिस्तान सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है, यानी कि ऐसी कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत कई सारी जो सूचना होगी वो प्रदान नहीं करेगी, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत जो धारा है, धारा 8 कुछ ऐसे विषयों को उल्लेखित करती है जिन पर मांगी गई सूचनाएं को नहीं दिया जा सकता। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 8। हुआ क्लियर? धारा 7 में दिया गया है अनुरोध का निपटारा। धारा 9 में दिया गया है कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार, और जो 10 धारा है उसमें बताया गया है प्रथिकरणीयता। ठीक है, और धारा 8 पे कहा गया है कि ऐसे कई विषय हैं जिन पर सूचना मांगी जाएगी तो वो सूचना नहीं दी जाएगी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना खालिस्तान तक बढ़ सकता है। तो सूचना का अधिकार 2005 की धारा कौन सी है? जुर्माना वाली बताया था मैंने आपको, धारा 20। धारा 20 के अंतर्गत केंद्रीय लोक सूचना आयोग अधिकतम जो जुर्माना है कितना लगाएगा? वो लगाएगा 25,000 तक लगा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 25,000, ऑप्शन सी। ठीक है, धारा कौन सी है? धारा 20, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, धारा 20 के अंतर्गत जुर्माना लगता है, धारा 8 के अंतर्गत सूचना नहीं देगा। ठीक है, ये जो कुछ कुछ टर्निंग पॉइंट होते हैं धारा के, वो आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना के प्रकट का दायित्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की खालिस्तान के तहत अनिवार्य है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना के प्रकट का दायित्व सूचना का अधिकार 2005 की धारा कौन सी है? धारा 4। धारा 4 के तहत अनिवार्य है आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1) बी 70 श्रेणियों की जानकारी एक सूची निर्धारित करती है जिसे सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सक्रिय रूप से प्रकट किया जाना है। धारा 4 के प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपने कार्य, निर्णय लेने के मापदंड और अनुज्ञा दस्तावेजों की जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता होती है। तो धारा 4 के अंतर्गत वो क्या करेगा? सूचना देने के लिए वो अनिवार्य है। हुआ क्लियर? ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सार्वजनिक प्राधिकरण को किसी जानकारी के लिए अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर करता है, और यदि ऐसी जानकारी किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है तो ऐसा प्राधिकरण खालिस्तान करेगा। तो ऐसा जो प्राधिकरण है वो संबंधित प्राधिकरण के पास आवेदन अग्रेसित करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? यानी जो जानकारी मांगी गई है, अगर वो जानकारी किसी और विभाग के पास है तो उससे वो लेटर भेजा है कि हमको ये जानकारी आप दीजिए, ये जानकारी मांगी जा रही है हमारे पास से। ठीक है, तो वो ये बोलेगा संबंधित प्राधिकरण के पास आवेदन अग्रेसित करेगा, यानी वो आवेदन वहाँ पे वो भेज देगा। हुआ क्लियर? ये पूछ रहा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो जांच की प्रक्रिया, अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालती है, का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बता चुका हूँ आपको कि जहाँ पर भी सूचना नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसी कई सूचना होती है, विषय होते हैं, इसको सिलेक्ट किया है कि ये सूचना आपको नहीं दी जा सकती। तो वो कौन सी धारा है? वो धारा तो 8 है। धारा कौन सी है? धारा 8। तो धारा 8 तो यहाँ सभी में है। ठीक है, परंतु यहाँ बोल रहा है कि अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने पर बाधा डालती है, लेकिन यहाँ भी बोल रहा है कि अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालती है, का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखना, जो धारा 1H, धारा 8(1H जो है, ठीक है,
इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी जानकारी जो जांच की प्रक्रिया या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालती है का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? तो आपको ये भी जो डी पॉइंट होते हैं ये भी याद रखना है। लेकिन समझना कि जो आपके PYQ है यहाँ से धारा कर लोगे, इतने ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर इससे बाहर जा रहा है वो, तो आप इतने इसके MCQ कर चुके होंगे कि आप उस आंसर तक पहुँच जाओगे जो उसकी डिमांड थी। हुआ क्लियर? तो इतने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, इसके जो अदर फैक्टर पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन आता है इसके बाहर भी तो आप उसे भी हल कर सकते हो। सिंपल सा ध्यान रखना कि अगर आपको 10 चीज़ मालूम है और 11वां पूछ लिया तो आप जानते हो कि इसका आंसर वो 10 नहीं है, तो बचा क्या? 11वां, वही उसका आंसर होगा। तो इसी प्रकार से पढ़ना आप। सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, तो उसे इस प्रकार से निपटारा करना कि आपका सिलेबस भी ख़त्म हो जाए और आपको उतना लोड भी ना बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर लागू नहीं होता। तो ध्यान रखना, जो सूचना का अधिकार है इसकी उत्पत्ति हुई है किससे? चुनाव आयोग से। कि चुनाव में जो प्रत्याशी लड़ते हैं, ठीक है, आप उसे मतदान देते हो, तो जिसे आप मतदान दे रहे हो उसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है कि वो व्यक्ति करप्ट है, नहीं है, ईमानदार है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, क्या है, ठीक है, तभी आप उसे चयन कर पाओगे एज अ MLA, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये अधिकार नहीं था पहले कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो चुनाव से ही उत्पत्ति हुई है किसकी? सूचना आयोग की। फिर इसमें आर्टिकल काम करा, आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, इन सबको मिला के एक एक्ट बना दिया गया जिसे बोला गया RTI अधिनियम 2005। तो RTI 2005 वहाँ लागू होता है जहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति का यूज़ हो रहा है। तो जहाँ पर भी आपका पैसा लगा है टैक्स के माध्यम से, जिस भी बॉडी में लगा हो, तो वहाँ से आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और जहाँ पर भी आपका पैसा नहीं लगा है टैक्स के माध्यम से या अदर माध्यम से, तो वहाँ से आप उसकी जानकारी मांगने का अधिकार RTI 2005 के अंतर्गत नहीं है। सिंपल सी बात ये है। हुआ क्लियर? तो सिंपल सी बात है, जो सरकारी होगा, जो पब्लिक सेक्टर होंगे, वहाँ पे आपका पैसा लगा होगा। लेकिन जो निजी प्राधिकरण होंगे वहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल लगा नहीं है, तो आप वहाँ से कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, लागू नहीं होगा। हुआ क्लियर? जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा निजी क्षेत्र है, मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ, मैं कौन हूँ, तो मेरे बारे में आप जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं अगर किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाता, क्योंकि आपका वहाँ पर टैक्स के माध्यम से उस स्कूल का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आप मेरे बारे में वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मेरा एक निजी प्राधिकरण है, संपत्ति में निजी है, तो आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो है 2005 के जो अधिनियम है उसके अंतर्गत ये लागू नहीं होता। हुआ क्लियर? यानी प्राइवेट अथॉरिटी, निजी प्राधिकरणों में ये लागू नहीं होता है, ध्यान रखना। ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने शक्ति है? मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये शक्ति होती किसके पास? राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। राष्ट्रपति हटाता कैसे है इनको? राष्ट्रपति उन्हीं आधारों पर हटाता है जिन आधारों पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त को हटाने का आधार होता है। उन्हीं आधारों पर राष्ट्रपति केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाता है। हुआ क्लियर? और नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कैसे करता है? एक समिति होती है, समिति की सिफारिश पे करता है। समिति में कौन होगा? तो एक होंगे PM, ये कौन होंगे? ये अध्यक्ष होंगे। एक होंगे लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे, और एक कौन होंगे? PM द्वारा कैबिनेट मंत्री को मनोनीत किया जाएगा। इन 3 व्यक्तियों की समिति होगी। इस समिति की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति इन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। हुआ क्लियर? और आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक खालिस्तान से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। तो कहाँ से करेगा? वो करेगा लोक प्राधिकरण। जहाँ पे जनता का पैसा लगा है वहाँ पर भारत का नागरिक जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है।
इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वाक्य सही है? वाक्य एक दिया है, वाक्य दो दिया है, ठीक है। जो वाक्य ए है वो बोलता है कि सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। दूसरा कथन है, सूचना पाने के पीछे क्या कारण है? सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखना, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए ये दोनों जो वाक्य हैं ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। कागज़ सादा होना, प्रारूप कोई मैटर करता नहीं है, ठीक है। पीछे क्या कारण है? सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता भी नहीं है। उसे जानकारी चाहिए क्योंकि उसने टैक्स पे करा है, तो उसे जानकारी चाहिए, बस हो गया। क्यों, किस लिए, क्या, उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। दोनों कथन सही हैं। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वह क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता? ऑप्शन ए कहता है भारत में निगमित कंपनी, ऑप्शन बी कहता है गैर सरकारी संगठन, ऑप्शन सी कहता है विदेश से, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। यह कानून जो है भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइल्स रिकॉर्ड में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। वह क्लियर? सिंपल सी भाषा में 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 से आरटीआई एक्ट अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। भारत में निगमित कंपनी, गैर सरकारी संगठन और विदेशी व्यक्तियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 32 मैं बता चुका था आपको पहले ही कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 21 और आर्टिकल 32, ये पूरे आर्टिकल को मिलाकर ही आरटीआई बनाया गया है। अगर आप सबको पढ़ोगे ध्यान से, ठीक है, उससे एक चीज़ निकल के आती है, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005। हुआ क्लियर? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 इसमें क्या दिया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 32 द्वारा जो अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार है, मूल अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात किया है उसने सुप्रीम कोर्ट की। अगर यहाँ क्वेश्चन करता आपसे हाई कोर्ट में अगर जाना है तो वो कौन सा आर्टिकल होगा जिसके अंतर्गत वो उसका मूल अधिकार हनन हो रहा है तो वो जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी तो वो जाएगा आर्टिकल 32 के अंतर्गत। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन करता है कि अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो उसके लिए आर्टिकल काम करता 226। हुआ क्लियर? 226 के अंतर्गत वो जाएगा हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 के अंतर्गत जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट। जब भी आपका मूल अधिकार हनन होता है तब। जो आर्टिकल 32 है इसे मूल अधिकार का संरक्षक कहा गया है। ध्यान रखना, यदि किसी नागरिक की सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील या दूसरी अपील का उपाय समाप्त हो गया हो तो संविधान के आर्टिकल 32 के तहत वो उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 ऑप्शन बी। इसमें 5 प्रकार की रिट होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना अधिकार सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है? तो ध्यान रखना, लोक सूचना अधिकार से सूचना ना मिलने पर 30 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर
सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज कर सकता है। अगर प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा सही समय पर सूचना नहीं देते तो सूचना प्रार्थी 90 दिन के बाद केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है यूपीएसआई का केंद्रीय सूचना आयोग से जितने क्वेश्चन अब तक आ चुके थे वो समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।